नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अंजन क्लासेस में। आज हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रयोगवाद है। पीजीटी, टीजीटी या यूपी टीजीटी किसी भी सिलेबस को अगर आप देखें तो प्रयोगवाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। हम लोग आज प्रयोगवाद में जितने भी कवि हैं, तार सप्तक वगैरह सभी पढ़ेंगे। एक आसान ट्रिक्स के माध्यम से आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इतने सारे कवि हैं, उनका नाम याद रखना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे तो जल्दी याद होने की संभावना रहती है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रयोगवाद। सबसे पहले प्रयोगवाद के संबंध में कुछ विद्वानों का मत है, पहले उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि वो कहते हैं, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया है जो कुछ नए भावबोधों, संवेदनाओं तथा उन्हें प्रेरित करने वाले शिल्पगत चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 ईस्वी में प्रकाशन जगत में आई और जो प्रगतिशील कविताओं के साथ विकसित होती गई तथा जिनका पर्यवसान नई कविता में हो गया। अगला है गणपति चंद्र गुप्त का है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार सन 1943 ईस्वी में अज्ञेय के नेतृत्व में हिंदी कविता के क्षेत्र में एक नए आंदोलन का परिवर्तन हुआ, जिसे अब तक विभिन्न संज्ञाएं प्रयोगवाद कहा गया, प्रपदवाद कहा गया, नई कविता आदि प्रदान की गई है। मतलब प्रयोगवाद को ही प्रपदवाद भी कहा जाता है, नई कविता भी कहा जाता है। ठीक है, ये संज्ञाएं इसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं दिशाओं को सूचित करती हैं। यथा प्रारंभ में जबकि कवियों का दृष्टिकोण एवं लक्ष्य स्पष्ट नहीं था, नूतनता की खोज के लिए केवल प्रयोग की घोषणा की गई थी, तो इसे प्रयोगवाद कहा गया था प्रारंभ में, शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे ये विकास होता गया, इसका नाम बदलता गया। इसी क्रम में आगे हम लोग देखते हैं, इसी आंदोलन की एक शाखा ने श्री नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में प्रयोग को अपना साध्य स्वीकार करते हुए अपनी कविताओं के लिए प्रपदवाद का प्रयोग किया। देखिए, नलिन विलोचन शर्मा के नेतृत्व में जो भी कवि उनके साथ आए, उन्होंने उनका एक अलग नाम दिया, प्रपदवाद जिसे कहते हैं। अब अगला है डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा ने इसे अधिक व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हुए नई कविता नाम से प्रचारित किया। इसी को प्रयोगवाद को ही नई कविता नाम भी दिया गया। किनके द्वारा? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त एवं लक्ष्मीकांत वर्मा के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अज्ञेय ने इस काव्य, चलिए अब देखेंगे कि इसमें कुछ विशेष तथ्य क्या क्या हैं। जो प्रयोगवाद के विशेष तथ्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहला है, तार सप्तक के कवियों ने इस काव्य धारा की कविताओं के लिए प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग नहीं करके प्रयोगशील अथवा प्रयोग शब्दों का ही प्रयोग किया था। दूसरा है, इस काव्य धारा की कविताओं को प्रयोगवाद नाम सर्वप्रथम आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अज्ञेय। तीसरा नंबर में अज्ञेय इस काव्य धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अज्ञेय माने जाते हैं। उनके द्वारा संपादित प्रतीक पत्रिका से इसकी शुरुआत हुई मानी जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछ देगा कि प्रयोगवाद की शुरुआत किस पत्रिका के शुरुआत से मानी जाती है, तो प्रतीक होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार, मतलब अगला टॉपिक चौथा नंबर है, लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार प्रयोगवाद ज्ञान से अज्ञान की ओर बढ़ने की बौद्धिक जागरूकता है। देखिए साथियों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं
कथन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक कथन उठा के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कथन किनका है। तो इसलिए कथन के दृष्टिकोण से हमने ये सारे विद्वानों का कथन लिया है। उसी कड़ी में 5वां नंबर में है, आगे चलकर प्रयोगवाद का ही विकास नई कविता के नाम से हुआ था। ऐसा मैंने पहले ही कहा था कि प्रयोगवाद का ही दूसरा नाम नई कविता है। अब डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार क्या कहते हैं कि प्रयोगवाद का मूलाधार वैयक्तिकता या व्यक्तिवाद है। ठीक है। 7वां नंबर में है, कहता है कि प्रयोगवाद को प्रगतिवाद की प्रक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है। अगला है 8वां नंबर में, क्या कहता है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रयोगवाद एवं नई कविता दोनों काव्य आंदोलनों को संयुक्त रूप से अति यथार्थवादी काव्य परंपरा नाम प्रदान किया है। याद रखिएगा साथियों, अति यथार्थवादी काव्य परंपरा किसने नाम दिया है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रयोगवादी आंदोलन मूलतः पश्चिम के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित नजर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रयोगवाद जो है आंदोलन, ये किस आंदोलन से प्रभावित माना जाता है? तो पश्चिम के न्यू सिग्नेचर आंदोलन से प्रभावित माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यू सिग्नेचर जो है सन 1932 ईस्वी में न्यू सिग्नेचर शीर्षक से एक काव्य संग्रह ब्रिटेन में प्रकाशित हुआ था। इसमें स्टेफन स्वेंडर, आर्डेन, लेहमान, एम्पुशन आदि की रचनाएं संग्रहित थी। ठीक है। 10वें नंबर में है दोस्तों, अज्ञे ने इस काव्यधारा के लिए प्रयोगवाद नाम को स्वीकार नहीं किया था। इन्होंने दूसरा सप्तक 1951 की भूमिका में इस नाम का घोर विरोध किया था तथा प्रतीक पत्रिका के जून 1951 के अंक में इस काव्य के लिए नई कविता संज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट है 11वां में है, प्रयोगवाद को प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवादी कविता नवीन प्रतीक विधान से युक्त है। 12वां है, अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है। 13वां नंबर में क्या कहता है कि प्रयोगवादी कविताओं में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की जीवन की पीड़ा के अनेक स्वर उभरे हैं, परंतु इसमें दमित काम वासना की प्रधानता देखने को मिलती है। ये प्रयोगवाद का एक विशेषता भी कह सकते हैं कि इसमें काम वासना की प्रधानता अत्यधिक दिख। नेक्स्ट है 14वां नंबर में, लोक कल्याण की उपेक्षा प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष माना जाता है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? तो लोक कल्याण की उपेक्षा माना जाता है। 15वां नंबर में है, प्रयोगवादी कवि यथार्थवादी हैं, वे भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता को स्वीकार करते हैं। 16वां नंबर में है, प्रयोग धर्मिता की प्रयोगवादी काव्य का इष्ट है। भाषा, शिल्प, छंद, अलंकार, प्रतीक, बिंब, उपमान आदि की दृष्टि से इन कवियों ने नए नए प्रयोग किए हैं। 17वां नंबर है, नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले लोगों का धंधा कहकर पुकारा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों तार सप्तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रयोगवाद में तार सप्तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो हम लोग तार सप्तक को भी देख लेते हैं क्या है इसमें। तार सप्तक के संबंध में जो मुख्य बातें हैं वो कुछ जान लेनी चाहिए। तो पहला है, कहता है कि अज्ञेय के अनुसार एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संकलन तार सप्तक कहलाता है। ये अज्ञेय तार सप्तक के बारे में अज्ञेय की परिभाषा है। नेक्स्ट है, तार सप्तक मूलतः प्रभाकर माचवे के दिमाग की उपज मानी जाती है, परंतु इसके प्रवर्तन का श्रेय अज्ञेय को प्रदान किया जाता है। एक क्वेश्चन इससे उभर कर सामने आ रहा है
कि तार सप्तक किस कवि के दिमाग की उपज मानी जाती है? तो आंसर होगा प्रभाकर माचवे। एक एक लाइन, एक एक सवाल यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। अगला है, अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों के बारे में लिखा है कि ये सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं परंतु राहों के अन्वेषी हैं। देखिए, बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है कि वे राही नहीं अपितु राहों के अन्वेषी हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछता है दोस्तों कि तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है? तो उत्तर होगा अज्ञे ने कहा है। ठीक है। अब हिंदी साहित्य जगत में अब तक कितने तार सप्तक की स्थापना हो चुकी है? तो 4 तार सप्तकों की स्थापना हो चुकी है। उसमें से हम लोग देखें कि तार सप्तक, जिसको पहला तार सप्तक भी कहा जाता है, उसकी स्थापना 1943 ईस्वी में हुई। दूसरा तार सप्तक की स्थापना 1951 में, तीसरा तार सप्तक की स्थापना 1959 में और चौथे सप्तक की स्थापना 1979 ईस्वी में हुई। अब हम लोग तार सप्तक के कवियों का जो नाम है वो एक बेहतरीन ट्रिक के अनुसार समझेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि ये ट्रिक जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, कभी फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो तार सप्तक है 1943 ईस्वी। इसमें कौन कौन कवि हैं? तो अज्ञे हैं, नेमीचंद्र जैन हैं, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं। अब इन 7 कवियों का नाम जो है देखिए बहुत लंबे समय तक याद रखना मुश्किल है, इसलिए एक ट्रिक है इसका, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे ट्रिक क्या बनाया गया है कि अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए प्रभाकर माचवे को गिरा दिया। कितना आसान ट्रिक है। अज्ञे ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए प्रभाकर माचवे को गिरा दिया। इस तरह से आपको 7 कवियों के नाम जो है याद हो जाएंगे। अज्ञे शुरू में ही लिखा हुआ, उसके बाद है नेमी से होगा नेमीचंद्र जैन, फिर राम से रामविलास शर्मा, मुक्ति से मुक्तिबोध, फिर भारत से भारत भूषण अग्रवाल, फिर प्रभाकर से प्रभाकर माचवे, और लास्ट में गिरा दिया में गिरा से हो जाएगा गिरिजा कुमार माथुर। बहुत आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरे इसी में देखते हैं नोट में क्या क्या दिया है कि तार सप्तक को ही प्रथम तार सप्तक भी कहा जाता है, जैसा मैंने कहा था। उसके बाद दूसरा नंबर में है हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के प्रकाशन से ही माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आधुनिक संवेदना का सूत्रपात तार सप्तक के मतलब कौन से तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है? तो पहले तार सप्तक के। अब दूसरा तार सप्तक है 1951 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके प्रमुख कवि जो हैं हरिनारायण व्यास हैं, धर्मवीर भारती हैं, रघुवीर सहाय है, शकुंतला माथुर है, नरेश मेहता है, शमशेर बहादुर सिंह हैं और भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अब इनका ट्रिक देख लेते हैं क्या है। बहुत आसान सा ट्रिक है। ट्रिक दिया है, हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। देखिए दूसरा तार सप्तक याद रखना है। हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। अब इसमें हरि से हरि नारायण व्यास, धर्म से धर्मवीर भारती, जितने भी शब्द हैं वहीं पे सारे आप लोग को मिल जाएंगे, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी। इसके कवि हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन। अब इसका ट्रिक माफ कीजिए, पूछा जाए तार सप्तक में कुल कितनी महिलाएं थी, तो ये आंसर हो जाएगा कि तार सप्तक में कुल 3 महिलाएं थी। ठीक है, और तार सप्तकों में राजस्थान से कौन थे? तो नंद किशोर आचार्य थे। अगला सवाल है, तार सप्तकों में पति पत्नी कौन कौन थे? तो गिरिजा कुमार माथुर और शकुंतला माथुर। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक प्रयोगवाद में रह जाता है, वो है प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। देखिए एग्जाम में
ज़्यादातर प्रवृत्तियों से ही सवाल पूछे जाते हैं, प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं। तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। पहला है, देखते जाएंगे हम लोग। पहला है अति यथार्थवादिता, ठीक है। फिर है बौद्धिकता की अतिशयता, फिर है घोर वैयक्तिकता, फिर है वाद व विचारधारा का विरोध, फिर है नवीन उपमानों का प्रयोग, फिर है भाषा की स्वच्छंदता, फिर है निराशावाद, फिर है साहस और जोखिम, फिर है वैचित्र्य प्रदर्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैचित्र्य प्रदर्शन के बाद है निरंतर प्रयोगशीलता, व्यापक अनास्था की भावना, सामाजिक यथार्थवाद की भावना, श्रृंगार का उन्मुक्त चित्रण, क्षणवाद, कुंठा और निराशा का चित्रण, और अंत में है नग्नता का निरूपण, ठीक है। ये प्रयोगवाद का कुछ मैंने कोशिश किया है आपको देने का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मैं प्रयास करता रहूँगा इसी तरह का वीडियो आप लोग के सामने लाने का। जय हिंद, जय भारत।